वादा के हिसाब से 2 दिन हम लेट हैं, वादा के हिसाब से 2 दिन लेट हो गए भाई। कुछ घरेलू फंक्शन थे जिसमें ज्यादा व्यस्तता थी, उससे 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सके, लेकिन पुनः उस कंटिन्यूटी को फिर मेंटेन करते हुए बहुत सारे बच्चे ने कमेंट सेशन में लिखा था कि सर थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल ही बताया था। तो चलिए आज हम इनकम टैक्स पे एक चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उस पर चर्चा करेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर चर्चा करने से पहले 2 बात को मैं फोकस कर दूं। मात्र 15 मिनट 20 नंबर का हाउस प्रॉपर्टी क्लियर। ज्ञान भाई मेरे अथाह है। अगर मैं फिर वही बात बोलूंगा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी ही पढ़ा जाए तो जम के हम लोग उसको 1 सप्ताह पढ़ सकते हैं, 15-20 दिन पढ़ सकते हैं, 1 महीना पढ़ा जा सकता है, इतने रूल्स होते हैं। लेकिन एग्जाम के पर्पज से अगर 15 से 20 मिनट हमारी बात को सुन लीजिए तो एग्जाम का क्वेश्चन मेरे भाई निकल जाएगा। और रहा ज्ञान तो फिर एग्जाम के बाद, चूंकि समय है नहीं, 12 तारीख को एग्जाम है। तो चलिए हाउस प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले हम 2 बात को बताना चाहेंगे। एक सोर्स मतलब पैसा कहां से आ सकता है। पैसा कहीं से आ जाए, पैसा जहां से आएगा वो भाई हमारा सोर्स कहलाएगा। गिफ्ट के रूप में आ जाए, आपकी बहन के घर से आ जाए, भाई के घर से आ जाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घर को गिफ्ट दे दे, कहीं से पैसा आ जाए उससे मतलब नहीं है। पैसा आना सोर्स है मेरे भाई, लेकिन उस सोर्स को आप 5 ही जगह दिखा सकते हैं। उस सोर्स को आप 5 ही जगह दिखा सकते हैं। वह हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी से जुड़ा हुआ बात सैलरी में जाएगा, या वेजेस से जुड़ा हुआ बात सैलरी में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी, जिस पे आज विस्तृत चर्चा होगी। हाउस प्रॉपर्टी मींस जिस जमीन पे मकान बना हुआ है, या जिस जमीन पे मकान बना उससे सटा हुआ गार्डन, उससे सटा हुआ जगह जो होता है वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तीसरा आप जान रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन। चौथा कैपिटल गेन। आज जो इस 4 हेड में नहीं जाएगा वो अदर सोर्सेज में जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनकम टैक्स पेपर 7 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो मेरे भाई होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि यह इनकम का दूसरा हेड है, यानी आपके इनकम 5, उस 5 में से ये दूसरा हेड है। इस दूसरे हेड में यह बताया गया है कि आप जिस मकान से पैसा कमाते हैं, यानी वो मकान निर्मित है, उसके बगल में भरी टेरिस है, थोड़ा सा गार्डन है, जो भी उससे लगा हुआ मकान है, उससे अगर आप कमाते हैं, अगर रेंट के रूप में कमाते हैं, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखना चाहिए। अब हम आपको चैप्टर की ओर ले चलते हैं। चलिए आ गया मकान संपत्ति से आय। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो करना पड़ेगा कि आय के 5 शीर्षक होते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आय के 5 शीर्षक में से दूसरा शीर्षक मकान संपत्ति से आय है। इस शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न करदाताओं द्वारा अपने मकान को किराए पर उठाने से हुई कर योग्य आय की गणना करने संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान का वर्णन किया गया है। यानी यह आय का दूसरा हेड है, और इस हेड के अंतर्गत अगर कोई करदाता मकान से कमाता है तो उसको इस हेड के तहत टैक्स देना है। हमने लिखा है मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत कर लगाने का आधार। कर कैसे लगाया जाएगा? तो इस शीर्षक के अंतर्गत उन्हीं मकानों की आय कर योग्य होगी जिन पर करदाता का स्वामित्व है, जिस पर मेरा ऑनरशिप है, तथा वह उन मकानों को अपने व्यापार या पैसे के लिए प्रयोग नहीं करता है। अगर वह मकान हमने रेंट पे उठाया है तो कर योग्य है। अगर वह मकान हमने अपने बिजनेस व्यापार के लिए यूज किया है तो वह इस हेड में नहीं आएगा, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार इसको थोड़ा सा समझा जाए। लिखा है आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक में करदाता के स्वामित्व वाले मकानों तथा उनसे लगी जमीनों, हमने जस्ट चर्चा किया था थोड़े पहले, उनसे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर आयकर लगता है।
किंतु संपत्ति के ऐसे भागों को छोड़ दिया जाता है जिन्हें वह स्वयं के द्वारा संचालित किसी ऐसे व्यापार या पैसे के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम अपने व्यापार पैसे के लिए यूज कर रहे हैं तो उस पर आय की चर्चा नहीं होगी। कुल मिला के आपने देखा मकान संपत्ति से आय। मान लीजिए आपके पवन सर को 4 मकान है, A B C D, तो सरकार तो आपसे क्वेश्चन करेगी ना, क्या पवन बाबू आप इस 4 मकान में रहते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। तो सरकार कहेगी बाकी जो 3 मकान है उससे तो आपको रेंट आता है, उस 3 मकान से जो आप कमाएंगे वो आप रेंट में भरिए, वो आपका हेड होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए कुछ बात, बहुत सारी बात है चर्चा करने की। जैसे हमने लिखा है कि संपत्ति किसी भवन, पहला पॉइंट है कि मकान संपत्ति से आय के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, यानी मकान संपत्ति में कौन कौन से बातें महत्वपूर्ण होती है। तो पहला बात देखिए, संपत्ति किसी भवन अथवा मकान तथा उससे जुड़ी हुई खुली भूमि या जमीन के रूप में होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर, कि संपत्ति किसी भवन अथवा मकान तथा उससे जुड़ी हुई खुली हुई भूमि या जमीन के रूप में होनी चाहिए। दूसरा, इसका पहला पॉइंट, मकान या भवन का आशय। तब मकान या भवन का आशय जिसमें आप रहते हैं, आपका वो होटल हो सकता है, आपका वो सिनेमा हॉल हो सकता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है वो सभी जगह आपका वो मकान कहलाएगा। अब मकान से जुड़ी हुई भूमि, अगर आपके जमीन से लगा हुआ कोई टेरिस है, कोई बगीचा है, उसी कैंपस से जुड़ा हुआ है, तो उससे भी अगर इनकम आ रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही जाएगा। तो ये तो बस आपने समझा कि हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इनकम का जो सेकंड होता है उसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। बताने के लिए बहुत सारा बात मेरे भाई है, लेकिन हम टू दी पॉइंट एग्जाम के पर्पज से चले आते हैं। एग्जाम के पर्पज से हम डायरेक्ट सवाल को ले आते हैं, तो उस दृष्टिकोण से 2 बात को समझिए। वह मकान जिसमें हम स्वयं रहते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, तो जिस मकान में हम स्वयं रहते हैं उसका अगर परीक्षाओं में एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा मेरे भाई, तो वो नील होता है, वो आपको याद रखना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू समझिए, जिस मकान में आप स्वयं रहते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, वह नील होता है। सेकेंड, जिस मकान को आपने रेंट पे लगाया है, जिसको आपने लेट आउट भाड़ा पर लगाया है, उस मकान के अंतर्गत 2 बात को समझना है मेरे भाई, कि जो मकान रेंट पे है उसमें 2 बात, वह मकान या तो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता होगा या किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता होगा। गौर से सुनिए 2 बात, सवाल आपका अभी आपका जो भी बुक होगा उसका पहला एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता होगा या मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता होगा। तो चलिए वहां से, इसे तो थ्योरी है, बस समझने के लिए हमने लिख दिया है, उसको पे हम बाद में चर्चा कर देंगे कभी वीडियो में, क्योंकि अभी तो हमारे पास एग्जाम का सिनेरियो है, तो एग्जाम निकालना है, उस पर्पस से हम यहां से क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस पर्पस से मैं यहां से आपको निकालना चाह रहा हूं, इसको गौर से देखा जाए। देखा जाए, यहां से शुरू होगा। आपके पास जो ML अग्रवाल का बुक तो हो गया कॉस्ट का, SC मल्होत्रा का जो बुक होगा उसका आप एग्जाम्पल 1 से बना सकते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है? लेट आउट हाउस का जो किराया पर है, उसके अंतर्गत मैंने पहला लिखा है कि किराए पर दिया गया मकान, यानी कि बिल्डिंग लेट आउट है, मकान किराया पर दिया गया है, उसमें पहला बात, मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जो बिल्डिंग है लेट आउट है एंड आर नॉट कवर्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। मैंने जस्ट अभी चर्चा किया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए 2 बात, मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है और दूसरा मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है।
तो जिस मकान में किराया नियंत्रण लागू नहीं होता है उसके लिए रूल देखिए, उसमें क्या होता है, आपको 3 तरह का रेंट दिया होता है मेरे भाई, 3 तरह का रेंट दिया होता है। इस तीनों रेंट को हम समझाना चाहते हैं बारी बारी से, गौर से देखिए, आप इसको गौर से समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि पहला म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर और तीसरा एक्चुअल। 3 तरह का रेंट मेरे भाई दिया होगा, गौर से समझिए। पहला म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर और तीसरा एक्चुअल। कहेंगे सर आपने कुछ थ्योरी ज्यादा बताया नहीं, डायरेक्ट सवाल पे। भाई एग्जाम 12 तारीख, पढ़ लो, पास कर जाओ, नॉलेज के लिए तो फिर हम और आप हैं ही, और यूट्यूब जिंदाबाद है। एक एक बेसिक क्लास से बताएंगे भाई मेरे भाई। आप डायरेक्ट आप ऐसे ही मल्होत्रा का आप बुक निकाल के देख सकते हैं कि 3 तरह के रेंट होंगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, जहां पे किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता है। तो कहेंगे सर जहां किराया नियंत्रण लागू नहीं, तो 3 रेंट होंगे तो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, तो उसको समझा जाए। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं जैसे मधुबनी में नगर परिषद है, उससे पूर्व उसका नाम नगर पालिका होता था, कहीं नगर निगम है। यानी जैसे जैसे आपका क्षेत्र बढ़ते जाता है उसे उसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, बहुत सारे नामों से जानते हैं। अगर वहां पे वो कुछ रेंट डिसाइड करती है, वहां के मार्केट, वहां के एरिया का वो रेंट डिसाइड करती है, उसको हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। फेयर रेंट, फेयर रेंट का मतलब मिलता जुलता। जैसे मेरा आवास स्थान गांधी चौक मधुबनी में है, तो वहां पे लोग, आपको अगर पता करना है कि भैया वहां पर 10 बाय 10 का रूम का क्या भाड़ा है, तो 2000 रुपया है, कोई बोला 2200 रुपया है, कोई बोला 1800 रुपया है, तो मिलता जुलता रेंट, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। और तीसरा एक्चुअल रेंट, एक्चुअल जो हम पे करते हैं, यानी जो हम लेते हैं किरदार से, यानी जो दूसरे के दृष्टिकोण से जो पे करता है, यानी जितना उससे किराया आता है उसको हम लोग एक्चुअल रेंट बोलते हैं। इसका सवाल कैसे बनाएंगे, ये 3 रेंट दिया रहेगा। चलिए सवाल बनाते हैं। जब हम सवाल बनाएंगे तो हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। गौर से सुनिए, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद अभी आपने जस्ट पढ़ा कि 3 रेंट दिया होगा, म्युनिसिपल, फेयर, एक्चुअल, म्युनिसिपल, फेयर, एक्चुअल। अब सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। जब सवाल हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट देखा जाए तो नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमने लिखा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज ग्रेटर। म्युनिसिपल और फेयर में जो बड़ा होगा। भाई गौर से, 3 रेंट दिया है एसए मल्होत्रा के बुक में, एग्जाम्पल 1 में आप बुक खोल के देखिए, उसमें से हमको म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो बड़ा होगा उसका नाम होता है एक्सपेक्टेड रेंट। मान लेते हैं म्युनिसिपल और फेयर, एक एग्जांपल लेके प्रूव कर लेंगे। और क्वेश्चन में तीसरा एक्चुअल रेंट, वो लिख देना है। फिर से सुनिए, ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे बनता है मेरे भाई, तो म्युनिसिपल और फेयर में जो बड़ा होगा, म्युनिसिपल और फेयर में जो बड़ा होगा, और एक्चुअल जो एक्चुअल होगा। अब इस दोनों में जो बड़ा होगा हमने लिखा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बराबर में 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, विच एवर इज ग्रेटर। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों में जो भाई मेरे बड़ा होगा उसी को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। स्क्रीन पे फिर समझिए, 3 तरह का रेंट दिया होगा, म्युनिसिपल, फेयर, एक्चुअल। बार बार बोल रहे भाई, यहां से अगर आप टैक्स समझ रहे हैं तो आपके लिए आसान है। म्युनिसिपल, फेयर, एक्चुअल, म्युनिसिपल, फेयर, एक्चुअल। तो म्युनिसिपल और फेयर में कंपेयर करके हम बनाएंगे एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्चुअल जो दे रहेगा एक्चुअल रहेगा। फिर दोनों में जो बड़ा होगा उसी को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये हुआ पहला टॉपिक खत्म। दोनों में जो बड़ा होगा 1 और 2, विच एवर इज ग्रेटर। कहिएगा सर एक सवाल प्रूफ करके दिखा दीजिए, जस्ट बाय जस्ट 5 मिनट्स, वो भी सॉल्व करके दिखाते हैं। अब आइए दूसरा टॉपिक, मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत है।
आपने पढ़ा कि नहीं है, अब ये है। जब है तो म्युनिसिपल वैल्यू होगा ही, फेयर रेंट होगा ही, एक्चुअल होगा ही, एक वर्ड बढ़ जाएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेंट बढ़ जाएगा। अब आइए इसके बारे में चलते चर्चा करते हैं। चलिए, 3 तरह का रेंट था पहले में, अब आ गया 4 तरह का। म्युनिसिपल फेयर, म्युनिसिपल फेयर, एक्चुअल और स्टैंडर्ड। बच्चा ने स्टैंडर्ड का स्पेलिंग गलती लिख दिया है, STANDARD, स्टैंडर्ड रेंट। बच्चा है, मिस्टेक हो गया, एक बच्चे से लिखवाए थे, खैर चलिए कोई बात नहीं। गौर से देखिए, म्युनिसिपल फेयर, एक्चुअल और स्टैंडर्ड, 4 रेंट। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जिसमें 3 है म्युनिसिपल फेयर एक्चुअल, वहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। लेकिन जहां पे स्टैंडर्ड रेंट है वहां पे आप समझ गए किराया नियंत्रण नियम लागू है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें भी सबसे पहले हमको निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। ये एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? तभी जस्ट आपको बता रहे मेरे भाई, आपने इसको पढ़ा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज ग्रेटर। मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू कुछ हो सकता है, फेयर रेंट कुछ हो सकता है, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन वह स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा, SR स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। गौर से सुनिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो बड़ा होगा, लेकिन वह पैसा स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। वंस अगेन, म्युनिसिपल और फेयर में जो बड़ा होगा, म्युनिसिपल और फेयर में जो बड़ा होगा, लेकिन वह पैसा स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होगा, उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा एक्चुअल रेंट, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इस दोनों में जो बड़ा होगा मेरे भाई, वह हमारा कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी 1 और 2, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में जो बड़ा होगा वह हमारा कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 1 और 2, विच एवर इज ग्रेटर। तो चलिए हम एक छोटा सा बात अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको हम समझाना चाहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। म्युनिसिपल वैल्यू एक, दूसरा फेयर रेंट, तीसरा एक्चुअल रेंट। मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन है म्युनिसिपल, फेयर और एक्चुअल है। मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू हमारा 10,000 है, फेयर रेंट 12,000 है, एक्चुअल हम चुका रहे हैं 9,000। मान लेते हैं यह 3 चीज क्वेश्चन में दिया है। अमाउंट चेंज हो सकता है मेरे भाई, ऐसे मल्होत्रा एग्जाम्पल नंबर 1 खोल के देख लीजिए। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू नंबर 1 आपने सीखा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड रेंट। ये एक्सपेक्टेड रेंट आप कैसे निकालेंगे? तो अभी आपको मैंने सिखाया म्युनिसिपल और फेयर दोनों में जो बड़ा होगा, आपको लिखने का मन लिख दीजिए, म्युनिसिपल और फेयर विच एवर इज ग्रेटर, जो दोनों में क्या हो, बड़ा हो। म्युनिसिपल और फेयर में जो बड़ा होगा, जो दोनों में बड़ा होगा। तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 10, अब फेयर कितना है 12, दोनों में 12,000 बड़ा है, तो ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट 12,000।
दूसरा एक्चुअल रेंट, ये एक्चुअल कितना है 9। अब आप देख लीजिए इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 12,000। मेरे भाई यही कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लैंग्वेज लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2, विच एवर इज ग्रेटर। गौर से समझिए, स्क्रीन पे मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है। हमने क्या लिखा, म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 है, फेयर रेंट 12,000 है, एक्चुअल रेंट 9,000 है। हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड रेंट म्युनिसिपल और फेयर दोनों में जो बड़ा होगा तो 12,000, और एक्चुअल रेंट हमारा कितना है 9,000। फिर इस दोनों में जो बड़ा होगा वही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा मेरे भाई। ये हो गया वह सवाल एससी मल्होत्रा का एग्जाम्पल 1। अब आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में हम लेते हैं जिसमें वो स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा। चलिए समझा जाए, गौर से देखिए। हमने लिया म्युनिसिपल वैल्यू 12,000, फेयर रेंट 11,000, एक्चुअल रेंट 13,000, स्टैंडर्ड रेंट ले लेते हैं 14,000। अपना मन जो मन हुआ बनाने का। सवाल बनाने के लिए फिर वही एक नंबर एक्सपेक्टेड रेंट। आपने क्या पढ़ा एक्सपेक्टेड में, कि म्युनिसिपल और फेयर विच एवर इज ग्रेटर बट नॉट मोर देन SR, स्टैंडर्ड रेंट। लैंग्वेज गौर कीजिए, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे, फेयर और म्युनिसिपल और फेयर में जो बड़ा होगा, लेकिन वह पैसा स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होगा। तो म्युनिसिपल 12, फेयर 11, इस दोनों में बड़ा मेरा भाई कौन है 11,000, दोनों में बड़ा 11,000, लेकिन वह पैसा स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 14,000, तो 14,000 छोटा कौन है 12,000, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट कितना लेंगे 12,000। ध्यान दीजिए, म्युनिसिपल 12, फेयर 11, दोनों में बड़ा कौन 12,000, लेकिन वह 12,000 स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 12,000 रुपए ले लिए। और नंबर 2 जो एक्चुअल है, एक्चुअल रेंट कितना 13,000। अब रूल पर है कि दोनों में जो बड़ा होगा, दोनों में बड़ा कौन है 13,000। यही हमारा हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर किन्हीं को राइट डाउन करना है तो देख लीजिए एक बार। चलिए, तो आप लोगों ने आज सीखा 2 बात, कि जब मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है और जब मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अब लॉन्ग सवाल कैसे बनाएंगे भाई। लॉन्ग सवाल के लिए देखिए, एक पन्ना अगर आपको याद है मेरे भाई, बेला पार। हमने लिखा कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर। ये चूंकि पुराना बच्चा लिखे हुआ है, तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, कि टैक्सेबल कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर, यहां मेरे भाई हो जाएगा 2021 और 22, क्योंकि 22-23 का आपको रिटर्न फाइल करना होता है। तो चलिए ये 22-23 असेसमेंट ईयर, सॉरी असेसमेंट ईयर, इसको कर दीजिए इस साल के लिए 2022 और 23।
जो असेसमेंट ईयर होगा वो आप मेंटेन कर लेंगे। सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तभी अभी जस्ट आपको मैंने सिखाया दो कंडीशन, गौर से सुनिए मेरे भाई, दो कंडीशन जिसमें म्युनिसिपल फेयर एक्चुअल रेंट दिया रहेगा, एक कंडीशन। दूसरा जिसमें म्युनिसिपल फेयर एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा, दूसरा कंडीशन। तो उसको आपको वर्किंग नोट पे मेरे भाई बना लेना है और उस पैसा को यहां लिख देना है। पहला पैसा होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर कोई वैकेंट है, अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको आसान करने के लिए मैंने यहां पे वैकेंट घटाया है, क्योंकि हम तो टीचर हैं, हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में ही घटा देते, आपको दिक्कत होता। मान लीजिए कोई भी सवाल में 10 महीना मकान रेंट पे लगा हुआ है और 2 महीना खाली है, तो वो 2 महीना के पैसा को यहां घटा देंगे, वही कहलाएगा वैकेंट, वही कहलाएगा वैकेंट। उसके बाद लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, अगर मकान मालिक म्युनिसिपल टैक्स पेड करता तो वो घटेगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, किराएदार ने मकान का टैक्स पे किया तो नो, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग, कोई आउटस्टैंडिंग है, बकाया है तो नो, उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। गौर से देखिए, ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको वर्किंग नोट्स में निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको वर्किंग नोट्स में निकालना है, बार बार करें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको वर्किंग नोट्स में निकालना है, उस पैसा को उठा के यहां पटक देना है। उसके बाद वैकेंट है तो वैकेंट को घटा देंगे। म्युनिसिपल टैक्स अगर पेड किया गया है किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा, तो उसको घटा देंगे। लेकिन अगर टेनेंट ने, किराएदार ने जमा किया है तो नो, उसकी चर्चा नहीं होगी। म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है तो नो, उसकी चर्चा नहीं होगी। उसके बाद टॉपिक है, फिर लेस करते हैं अनरियलाइज रेंट, नियम 4 की शर्तें पूरी होती हो। मान लीजिए मैंने अपना मकान किराया पर दिया, मैंने अपना मकान किराया पर दिया, किराएदार खाली करते समय बोला कि सर हम 2 महीना का पैसा बाद में भेज देंगे। अब वो किराएदार बाद में मुकर गया, हम पूरा प्रयास किए लेकिन पैसा रिकवर नहीं हुआ। गौर से सुनिए, उसी को बोलते हैं नियम 4, रूल 4, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल 4। हमने कोशिश किया लेकिन ऊपर पैसा नहीं हुआ, हमने पूरा कोशिश किया, उसी को बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। अब इतना कैलकुलेशन के बाद मेरे भाई जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहते हैं एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू या रजिस्टर्ड एनुअल वैल्यू। आप तीन, मतलब क्योंकि तरह तरह के बच्चे हमारे ऑनलाइन में होंगे, तो किन्हीं के गुरुदेव ने उनको एनुअल वैल्यू सिखाया वो भी सही है, नेट एनुअल वैल्यू सिखाया वो भी सही है, और रजिस्टर्ड एनुअल वैल्यू सिखाया वो भी सही है। तो चलिए आगे बढ़े। तो वंस अगेन देख लीजिए स्क्रीन पे फिर से, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप बस इसको चेंज कर देंगे, असेसमेंट ईयर को चेंज कर देंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो निकलेगा वर्किंग नोट से, फिर वैकेंट को घटाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर घटाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट दिया तो नो, आउटस्टैंडिंग नो, आउटस्टैंडिंग नो। उसके बाद अनरियलाइज रेंट जो नियम 4 की शर्तें पूरी करते हो उसको घटा देंगे, तब निकलेगा हमारा एनुअल वैल्यू जिसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। चलिए इसके बाद डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन आप समझते हैं, छूट, कटौतियां। तो जो हमारा एनुअल वैल्यू होगा, गौर सुनिए, जो हमारा एनुअल वैल्यू होगा उसका 30% डिडक्शन होता है। ये मेरा रूल नहीं है भाई, सरकार का गाइडलाइन है कि जो आपके एनुअल वैल्यू आएंगे उसमें से 30% आप डिडक्शन कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन घटता है। इंटरेस्ट ऑन लोन में ध्यान रखिएगा, टेकन फॉर परचेज, रिपेयर या कंस्ट्रक्शन या रिलेटेड है, कुछ भी है, यहां करेंट ईयर का टोटल, यहां करेंट ईयर का मतलब मेरे भाई है कि जैसे इस साल का ठीक पिछला साल, उस साल का जो पैसा होगा उसको हम लोग करेंट ईयर के नाम से अभी तब हमने दर्शाया है, उसका टोटल अमाउंट को लेना है। और यहां मेरा प्रीवियस ईयर का मतलब है मकान बनाने से पूर्व अगर हमने कोई लोन लिया है और मकान बनने से पूर्व का जो ब्याज होता है उसको 5 भागों में डिडक्शंस करना चाहिए मेरे भाई। उसके बारे में थोड़ा सा बुक्स में आप लोग भी देख लेंगे, क्योंकि यह इंटरेस्ट थोड़ा सा लोचा वाला टॉपिक होता है, उसको और थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। तो तत्काल समझने के लिए हमने लिखा है कि करंट ईयर का टोटल जो इंटरेस्ट निकलेगा
यानी आप असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करते मेरे भाई, यहां पर करेंट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर से, और ये प्रीवियस ईयर का मतलब मेरा भाई हुआ मकान बनाने से पूर्व जो अगर आप लोन लिए हैं तो उसका जो ब्याज होगा उसको 5 बार में डिडक्शंस करते हैं। इतना तो काम कर दिए डिडक्शंस में। मान लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस में लिख दिया कि जो पैसा डूब गया था, जो पैसा अनरियलाइज्ड था, जो पैसा अनरियलाइज था वह आ गया, तो उसी को बोलते हैं ऐड अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, वो पैसा आ गया। अगर पैसा आ गया तो उसमें से 30% हम अनरियलाइज रेंट को जो हमारा अमाउंट आएगा उसमें से 30% घटाएंगे, तब उसको बाहर करेंगे, तो वह तब कैलकुलेशन होगा, तब बनेगा इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरे भाई अगर इस एक पेज को अगर आप राइट डाउन कर लेते हैं, एक बार मैं स्क्रीन पे फिर से दिखा दूं, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर, खाली असेसमेंट ईयर मेरे भाई चेंज कर लीजिएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने आपको सिखाया पीछे बनाना, वैकेंट को घटा देंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर घटा देंगे, म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट नहीं घटाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स ऑथोरिटी नहीं घटाएंगे, अनरियलाइज रहेगा तो घटा देंगे। उसके बाद जो पैसा बनेगा उसको एनुअल वैल्यू बोलते हैं। उसमें से डिडक्शंस होता है अंडर सेक्शन 24 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का कितना परसेंट? 30%। इंटरेस्ट है करेंट ईयर का टोटल, अब मकान बनने से पूर्व है तो उसको क्या भागों में? 5 भागों में। अगर कोई पैसा डूबा हुआ पैसा आ गया तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, वो आ जाएगा, उसको लिख दीजिएगा, और उसमें से 30% को घटा देंगे, उसके बाद वो पैसा को बाहर कर देंगे, प्लस माइनस करते हुए आ जाएंगे, प्लस में आ जाएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, माइनस में आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, क्या करें, क्योंकि मन तो होता और कुछ बताने का, मन को कंट्रोल करना पड़ता है, एक एक टॉपिक को और डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन इतना एग्जाम के पर्पज से काफी है। मैं कल कोशिश करूंगा 3-4-5 सवाल क्वेश्चंस बैंक के, 2-4 सवाल एसएम शुक्ला के अच्छे एससी मल्होत्रा के अच्छे सवाल को मैं बना के आपके सामने दिखा दूं, ताकि आपका हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट कीजिए, देखिए। गुड नाइट।